हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला लेक्चर है पॉलिटी का। तो वो भाग है ना। जैसे हम लोग का बुक में एक कंटेंट होता है, उसी तरह जो संविधान है उसमें एक भाग पढ़ना है। उस भाग में कुछ अनुच्छेद रहता है, यानी कुछ सब्जेक्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, है ना। पहले ये 22 भाग था। पहले 22 भाग था और अब ये जो भाग है कितना हो गया। पहले ये 22 भाग था, अब ये भाग 25 हो गया है। देखना है भाग 1 से भाग 25 तक में क्या क्या दिया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 1 से 4, 1 से 4 तक के। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और अनुच्छेद 5 से 11, यानी नागरिकता की जो बात है अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भाग 3 मूल अधिकार की बात की गई है, यानी मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51, है ना। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है, क्या है मूल कर्तव्य, और ये 51 का 1 में। इसका अनुच्छेद क्या है मूल कर्तव्य का, तो 51 का 1। भाग 5 में संघ की बात की गई है, जिसमें हम लोग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बारे में पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151 संघ की बात की गई है, तो 52 से 151। और भाग 6 में राज्य की बात की गई है, 152 से लेकर के 237 तक, ये राज्य के बारे में बात की गई। भाग 7 जो था वो अनुसूची बी के राज्यों के बारे में की गई है, लेकिन इसको 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और अनुच्छेद 239 से 242 की बात की गई है। तो देखते हैं फिर से एक बार। भाग 1 में राज्य और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 ए में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य, राज्य से जुड़ा जितना भी अनुच्छेद आता है वो भाग 4 में ही होगा। भाग 7 को हटा दिया गया है और भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र। देखिए भाग 5 में संघ यानी इंडिया की बात की गई है, भाग 6 में राज्य की बात की गई है और भाग 7 में संघ शासित क्षेत्र की बात की गई है। भाग 9 में पंचायत की बात की गई। भाग 9 पंचायत की बात की, 243 ए से 243 ओ तक। भाग 9 ए में नगर पालिका, नगर पालिका की बात की गई है ना। तो 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 बी में सहकारी समितियां, भाग 9 बी में सहकारी समितियां की बात की गई है। कहाँ से, तो अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक, 243 जेड टी तक। भाग 10 में, यहाँ से देखिएगा, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में बात की गई, 244 से 244 ए। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263। अनुच्छेद भाग 12 या भाग 12 में बीच संबंधी अनुबंध और बात,
यानी वित्त से संबंधित जितना भी जो अनुच्छेद है वो भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से 300 तक। भाग 13 में राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार, व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की बात भाग 13 में की गई है ना। अनुच्छेद 101 से अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसकी बात अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक किया गया है। 308 से लेकर के 323 तक किया गया है। अनुच्छेद भाग कितना में, तो भाग 14 में, यानी 14 में। भाग 14A में न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण की बात की गई है। 323 से 323B, 323 से 330B में भाग 14A न्यायाधिकरण की बात की गई है। भाग 15 याद रखिएगा, भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात 330 से 342 है ना। भाग 17 राजकीय भाषा, भाग 17 में राजकीय भाषा की बात की गई 343 से 351। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, जितना भी आपातकाल से संबंधित उपबंध है, जो कितना भाग में है, तो भाग 18 में। भाग अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 19 में विविध, मतलब और जो भी चीज है उसमें डाला गया है, 361 से लेकर के 367। अनुच्छेद 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 20 में संविधान संशोधन, जो बार बार संशोधने होती है उसके बारे में जो बताया गया है, भाग 20 में बताया गया। और अनुच्छेद इसके लिए 368। भाग 21 यानी 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यानी जो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है भाग 21 में है, और अनुच्छेद 369 से लेकर के 392। और भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक उपबंध, अधिकृत हिंदी पाठ और निरासन 393 से 395। जितना भी संक्षिप्त शीर्षक, संक्षिप्त नेम, प्रारंभ मतलब प्राधिकृत हिंदी पाठ और निरसन जो है, यानी संक्षिप्त नेम याद करिएगा बस, संक्षिप्त नेम जितना भी है उसको भाग 22 में रखा गया है। अनुच्छेद है 393 से लेकर के 395। आगे देखते हैं। एक चीज आप, हम आपको शुरू में बताए थे कि 25 भाग पढ़ना है। देखिए 25 भाग पढ़ लिए, लेकिन इसमें देखिए 9 में देखिए 9A था, 9B था, फिर यहाँ पे आप आइए 4A, फिर यहाँ देखिए 14 का A है ना। तो इस तरह से मिला करके कितने भाग हो गए, 25। लेकिन अभी भी रियल में जो भाग है 22 ही है, और उसका उपभाग जो है भाग ए, भाग बी, मतलब 11 का ए, 11 का बी करके है, तो वो ऐसे अगर उस तरह से जोड़ा जाए तो 25 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी भाग 1। भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 1 से 4 है, उसके बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत का नाम और भू क्षेत्र निर्धारित करता है। अनुच्छेद 1 क्या करता है, भारत का नाम और जितना भी इसका भूभाग है वो निर्धारित करता है। भारत को इंडिया अर्थात भारत कहा गया है ना। अनुच्छेद 1 में क्या गया है, इंडिया अर्थात भारत, और यह राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है ना, राज्यों का एक संघ। संघ कभी टूटता नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे अमेरिका है और सभी देश है वो टूट सकता है, फेडरल वहाँ है। अनुच्छेद 2
संसद को नए राज्य स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार। संसद को नए राज्य स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद नए राज्य के गठन, राज्य की सीमाएं, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकता है, राज्य की सीमाएं चेंज कर सकता है, नए राज्य या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, ये क्या है? नए राज्य का स्वीकार, यानी अगर किसी देश का कोई हिस्सा है, वो चाहता है कि हम इंडिया का पार्ट बने, वे संसद स्वीकार करती है, तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 में। या कोई देश है जैसे भूटान है, भूटान चाहे कि हम इंडिया का राज्य बन जाए, तो वो संसद उसको स्वीकार करेगी अनुच्छेद 2 के तहत, और स्थापित करने का अधिकार भी है। और अपने ही राज्य में कभी देखते हैं नाम चेंज हो जाता है, तेलंगाना अलग बन गया, झारखंड अलग बन गया, उत्तराखंड अलग बन गया, तो ये जो है हम लोग अनुच्छेद 3 में पढ़ते हैं, नए राज्य का गठन, राज्य की सीमाएं, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन। तो चलिए अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत काम कर रहे हैं, अनुच्छेद 368 इस पे लागू नहीं होता है, वो 368 के तहत नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपना राज हम किसी को देते हैं, जैसे हम लोग अपना बांग्लादेश का से राज अपना कुछ राज नहीं, कुछ स्थान को हम लोग अदला बदली किए, है ना, कुछ स्थान को अदला बदली किए, उसमें हम लोग कौन सा संशोधन किए थे? 100, यानी 100वां संशोधन करते हुए अपना कुछ स्थान को बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के कुछ स्थान को हम अपना देश में मिलाएं, तो वो 368 में आता है। लेकिन अगर हम किसी को लाते हैं या राज्य को बनाते हैं, तो वो 368 में नहीं आता। चलिए आगे। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि अमेरिका की तरह संघीय व्यवस्था यानी फेडरिज्म है, यानी फेडरेशन है। फेडरेशन जो है वो समझौता के तहत एक एक समूह बनाकर एक देश बनाता है, देश का निर्माण करता है। लेकिन ऐसा संघ में नहीं है, जो यूनियन ऑफ स्टेट में नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट एक बन गया, ये टूट नहीं सकता है, इसलिए इंडिया नहीं टूट सकता है। ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने या टूटने का कोई अधिकार नहीं। चलिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाते हैं। सही है, तो पढ़ चुके हैं। संसद बिना राज्यों की स्वीकृति के सरल बहुमत, है ना, सिंपल मेजोरिटी के साथ राज्यों का निर्माण या परिवर्तन कर सकती है। संसद कौन करती है? इसका अधिकार किसके पास है? किसी भी राज्य को बनाने का अधिकार किसके पास है? तो सांसद के पास। तो सांसद क्या कर सकता है? बिना राज्यों की स्वीकृति, है ना, बिना राज्यों की स्वीकृति के सिंपल मेजोरिटी के साथ वो क्या कर सकती है? तो राज्य का निर्माण या उसका सीमा या नाम चेंज कर सकती है। लेकिन यदि भारतीय भूमि किसी अन्य देश को दी जाती है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 के तहत। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उदाहरण, जब 100 मतलब 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 100 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया था। कुछ जो अपना हम लोग बांग्लादेश को दे दिए और कुछ बांग्लादेश को अपने आप में ले दिए। चलिए, जब राज्य हम लोग आजाद हुए थे, जब हम लोगों को जब फ्रीडम मिली थी, उस समय हम लोगों को भाषा के आधार पर राज्यों को मांग होने लगा। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बहुत सारे आयोग बने। उसी क्रम में एक धर आयोग था। तो धर आयोग 1948 में आती है। राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दिया गया, ना कि भाषा आधार पर। यानी धर आयोग एक फैसला सुनाती है कि जो प्रशासनिक सुविधा है ना, प्रशासनिक सुविधा है, उसके अनुसार हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, भाषा के आधार पर नहीं। इसी बीच
एक और जेवीपी समिति 1948 में ही बनती है। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा की को आधार मानने से इनकार कर दिया। यानी जेवीपी समिति भी 1948 में जो बना वो भाषा को राज्यों का पुनर्गठन आधार बनाने के लिए नहीं बोला, और वो भी क्या बोला, इनकार कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया जा सकता। जेवीपी समिति में कौन कौन थे? तो जेवीपी समिति 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। और इसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को देश का पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में। क्यों? क्योंकि एक वहाँ का थे पोट्टी श्री रामलुल्लु, वो 59 दिन का अमरण अनशन कर दिए, और अमरण अनशन के दौरान उनका डेथ हो जाता है। इस कारण वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। इस कारण मजबूरी में आकर विवश होकर भारत सरकार को एक राज्य बनाना पड़ता है भाषा के आधार पर। जो पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, है ना। कोई भी आयोग अभी नहीं बोला था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, लेकिन विवश होना पड़ा। उसी बीच 1953 में फजल अली आयोग बनता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है ना। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। भाषा के आधार पर राज्य तो बनेगा, लेकिन एक भाषा और एक राज्य बनने से इनकार किया गया। अगर ऐसा होता तो भारत में बहुत सारे राज्य हो जाते, है ना। वो बोला कि एक भाषा और एक राज्य नहीं बनेगा, लेकिन कुछ भाषा जो मिलता जुलता है उसको मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए। सदस्य कौन कौन थे फजल अली आयोग में? तो फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुंगरू और के.एम. पानिक्कर जो थे उसका सदस्य थे। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी फजल अली कमीशन जो है 1956 में अपना रिपोर्ट देती है, और रिपोर्ट देते हुए वो कहती है कि राज्यों के अनुसार तो भाषा के अनुसार तो राज्य बन सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के अनुसार ऐसा राज्य नहीं बन सकता है ना। और ये रिपोर्ट सुनाते हुए जब सुनाई रिपोर्ट, तो उस समय क्या बना 1956 में? 1 नवंबर 1956 को राज्य बनता है। उसमें हमारा देश में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन के आए। 1956 के बाद बने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में के बाद जो राज्य बना, ऐसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो जाता है, और 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनता है। याद रखिएगा 1960 में। 1961 में दादरा और नगर हवेली 10वां संविधान संशोधन के अनुसार ये 1960 में क्या बनता है? तो बन जाता है केंद्र शासित प्रदेश। 1963 में नागालैंड राज्य बनता है। 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा अलग होता है। 1966 में, याद रखिएगा 1966 में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा अलग होता है। उससे पहले एक पेप्सू में आते थे। 1963 में नागालैंड, 1961 में दादरा और नगर हवेली, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन होता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनता है राज्य। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, याद रखिएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बन जाता है 36 संविधान संशोधन के तहत, है ना। 36 संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम भी अपना राज्य में, अपना भारत देश में ऐड हो जाता है। ये पहले अलग देश था। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को राज्य बनाया जाता है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना। 2019 में जम्मू और
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र-शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, है ना? एक बार और देखते हैं, तो 1966 में हम लोग 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1961 में दादरा और नगर हवेली, 1963 में नागालैंड, 30 से 63 और नागालैंड, 1963 नागालैंड, 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा बनता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1971 में हिमाचल प्रदेश बनता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में याद रखिएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये पूछता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम बनता है 36 संविधान संशोधन के तहत, और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बनता है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 2014 में तेलंगाना, 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र-शासित प्रदेश बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019, 2019 तक जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, यानी अपने अनुसार काम करते थे। अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसे हटा दिया गया। आगे हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी नागरिकता, है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। और ये अनुच्छेद है 5 से 11, यानी 5 से लेकर के 5 से लेकर के 11। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, जिस समय कोई व्यक्ति, जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो वो भारत का नागरिक जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो भारत का नागरिक ही रहेगा, है ना? अनुच्छेद 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों का नागरिकता, है ना? जो पाकिस्तान में रह रहे थे और वो जो भारत आए, उनको भी नागरिकता मिलेगी अनुच्छेद 6 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 7 में कहा जाता है कि कोई भी आदमी है, भारत जब आजाद हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहां गया, उसको अच्छा नहीं लगा और वो फिर संविधान लागू होने से पहले वो भारत चलाता है, तो उसको भारत का नागरिक होगा। जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस आए, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग, अनुच्छेद 8 कहता है जिसे विदेश में बसे हुए भारतीय मूल का लोग है, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। कब? जब वो शिक्षण के लिए गया है, भ्रमण के लिए गया है, तब मिलेगी, है ना? अगर जहाँ गया वहाँ का वो नागरिकता ले लेता, तब यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये बताया गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी आप किसी भी देश में गए और वहाँ का नागरिकता ले लिए, तो भारत का नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, यानी अगर आप भारत में हैं तो आपका नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक कि कोई आप संविधान विरोधी काम नहीं कर देते हैं या दूसरे देश का नागरिकता नहीं ले लेते, तब तक आपका नागरिकता पर कोई आँच नहीं आएगा, जब तक कि आप संविधान विरोधी दूसरे देश का नागरिकता नहीं ले लेते हैं। संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है, यानी नागरिकता से जुड़े कानून कौन बनाता है? तो वो सांसद बनाते हैं, है ना? जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं। भारत में जन्मे या तो माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद भारत के निवासी होने चाहिए, है ना? मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज भारत में जन्मा है और या माता पिता भारत में पैदा हुआ है, यानी कोई व्यक्ति भारत में जन्मा तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, या माता पिता भारत का नागरिक हो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद भारत के निवासी होने चाहिए, तब वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य किसी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति है, यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बना सकता है? सांसद बना सकता है ना?
नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्ति करने की तरीके कितने हैं? तो 5। कितने हैं? 5। वो 5 कौन-कौन है? जन्म के आधार पर, आप जन्म लिए तो भारत के नागरिक हैं। वंश के आधार पे आपके मम्मी-पापा भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। पंजीयन के आधार पर, विदेश में निवास किए हो लेकिन मूलतः भारत में रहा हो, भारत में लगभग 7 वर्ष तक रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कितने वर्ष तक रहना है? अगर आप विदेशी या नागरिक हैं, आए भारत, आप भारत में 7 वर्ष तक रह गए, तो आपको भारत का नागरिकता मिल सकती है। समावेश के माध्यम से, जैसे जैसे हमारा सिक्किम था, जो अब हमारा पार्ट, भारत का पार्ट हो गया। अब ये देश था पहले, और वो भारत का राज्य बन गया, स्टेट बन गया, यानी भारत में समावेश हुआ उसका। तब यहाँ का जितने भी नागरिक थे, उसको भारत का नागरिकता मिल गया। स्वाभाविकरण के माध्यम से, जैसे या इसको देशीकरण भी कहा जाता है। यदि कोई मामला जो उपरोक्त 3 मामलों से संबंधित नहीं है, यह प्रकृतिकरण भारत में 12 वर्ष निवास के अंतर्गत आता है। यानी देशीकरण जिसको कहते हैं, भारत का आप 1 या 2 लैंग्वेज जानने लगे, भारत के लिए आप अच्छा-अच्छा काम करने लगे, यानी भारत को आप देश मान चुके हैं, तब आप 12 साल रहने के बाद तब आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगी। है ना? आगे नागरिकता समाप्त होने का आधार। देखिए, नागरिकता जब मिलेगी तो समाप्त होने का भी उसका कोई तरीका होगा, समाप्त भी सरकार कर सकती है। त्याग के द्वारा, मान लिया आप भारत की नागरिकता को त्याग कर दिए, बाई रिनाउंसिएशन, यानी त्याग के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता वाला है, स्वयं की इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ता है, तो वो भारत का नागरिकता उसको समाप्त कर दिया जाएगी, है ना? समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्ति के द्वारा, बाई टर्मिनेशन, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, एक तो आप छोड़ रहे हैं तब, या किसी देश का नागरिकता आप ग्रहण कर लिए, तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। वंचना के द्वारा, बाई डेप्रीवेशन, यदि पंजीकरण या स्वाभिकरण के 5 वर्षों के भीतर वह किसी देश में 2 वर्षों के लिए जेल में रहा हो, या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, तब भी उसका जो है नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप लगातार 2 वर्षों तक किसी दूसरे देश का जेल में रहे हैं, या 7 वर्षों तक मतलब दूसरे देश में रहे हैं, तब भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, समय समय पे नागरिकता में भी संशोधन हुआ है। समय समय पे भी नागरिकता में भी क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और ये संशोधन 2019 में भी हुआ था। कब हुआ था? 2019 में भी हुआ था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हुआ था। इस अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन किया, यानी जो नागरिकता का कानून बना था, कब बना था? तो 1955 में नागरिकता कानून बना था, उसी में संशोधन किया गया और कहा गया है कि 6 गैर मुस्लिम समुदाय को भारतीय नागरिकता दिया जाए। कौन कौन? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम नहीं है, याद रखिए। यह उन लोगों पर लागू होगा जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं और ये 6 समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनको भारत का नागरिकता मिल जाए। केवल वे ही पात्र है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आया है ना? या तो 31 दिसंबर 2014 या उससे अगर पहले भारत आया है, तब ये लागू होगा। विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 2020, ये भी संशोधन है ना? नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। आमतौर पर
अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना या समाप्त हो चुके वीजा के साथ रहना अपराध है। मान लिया आप अवैध रूप से किसी तार के नीचे से, या आपका वीजा का जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गया है, फिर भी आप भारत में रह रहे हैं, तो उस एक काम करना अपराध माना जाता है। लेकिन सीएए के तहत इन 6 समुदाय को लिए नहीं। अगर लेकिन सीएए जो 2019 में आया है ना, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, उसमें ये जिस 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, उसके लिए ये जो है कि आप वीजा समाप्त हो गया फिर भी रह रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो रह सकता है। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या है, इसमें हमको अंतर पढ़ना है। एनआरआई है ना, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर निवास करता है, जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट होता है, भारत वापस आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो कोई एनआरआई है, उसके पास पासपोर्ट है, तो एनआरआई को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है ना। पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ कहलाता है ना। उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, तो पीआईओ कहते हैं। और वो भारतीय मूल का व्यक्ति अब ओसीआई में विलय कर दिया गया है। ओसीआई आगे पढ़ेंगे हम। वह व्यक्ति जिसके पूर्वज की जड़ें भारत में थी, लेकिन अब उसके पास विदेशी नागरिकता है ना, उसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है, भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। जो ओसीआई है, पीआईओ है, जो दूसरे देश का नागरिकता ले लिया है और उसके पास पासवर्ड है, तो पासवर्ड नहीं, पासपोर्ट है, तो उसको भारत आने के लिए क्या होना चाहिए, वीजा की आवश्यकता पड़ती है। वीजा यहाँ मांगा जाता है। ओसीआई भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है ना। मेरा मतलब कि एक ओसीआई का जो पंजीयन होता है उसमें पंजीकृत है, वह व्यक्ति भारत में कभी भी जीवन भर बिना वीजा को आ जा सकता है। और इसको में जो पीआईओ है, उसको भी, पीआईओ को भी ओसीआई में विलय कर दिया गया है, यानी उसको भी जीवन भर बिना वीजा को भारत आ सकता है। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो देखने में, और देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, है ना, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना कर लाएं। धीरे धीरे इम्प्रूव भी होगा वीडियो। तो धन्यवाद।